Assalamualaikum ji. I hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. In today's session we will discuss the general principles, general rules of law of inheritance under Muslim personal law. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हमें लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को समझने के लिए इन बेसिक कुछ प्रिंसिपल्स हैं उनका पता होना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट जी. जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ inheritance under Muslim personal law. Number 1, heritable property. फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस के कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो इनहेरिट की जा सकती है. वो मूवेबल होनी चाहिए, इमूवेबल होनी चाहिए, कॉर्पोरल प्रॉपर्टी होगी, इनकॉर्पोरल प्रॉपर्टी होगी. हमारे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में, हमारे इस्लामिक लॉ में किसी किस्म की डिस्टिंक्शन इस किस्म की नहीं दी गई कि सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी है वही इनहेरिट की जा सकती है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है वही इनहेरिट की जा सकती है. किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी हो, चाहे वो मूवेबल हो, चाहे इमूवेबल हो, चाहे वो कॉर्पोरल हो, चाहे इनकॉर्पोरल हो, चाहे वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो यानी मरने वाले ने अपने बाप दादा से प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया हो, या सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो जो उसने अपनी मेहनत से अपनी ज़िंदगी में बनाई हो. ये डिस्टिंक्शन बिल्कुल नहीं है. यहाँ पे ये कहा गया है इस्लामिक लॉ में कि as soon as a person dies, whatever he owns at that time, वो इनहेरिट किया जाएगा उसके लीगल एयर्स की तरफ से. इस किस्म की कंडीशन बिल्कुल नहीं है कि प्रॉपर्टी मूवेबल है तो ये इनहेरिट नहीं की जा सकती. हर किस्म की प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, उसने ख़ुद बनाई हो या उसने अपने बाप दादा से इनहेरिट की हो या ख़ुद बनाई हो, हर किस्म की प्रॉपर्टी वट एवर इज़ इन हिज ओनरशिप वो उसके लीगल एयर्स इनहेरिट करेंगे. सो दिस वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल. नाउ द सेकंड प्रिंसिपल, बर्थ राइट नॉट रिकग्नाइज्ड. अब इसका क्या मतलब है? देखें, जो हमारा प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का राइट है ये हमारा बर्थ राइट नहीं है, ये इस्लामिक लॉ में है. ये राइट फॉर द फर्स्ट टाइम एग्जिस्टेंस में तभी आएगा जब एंसेस्टर की डेथ होगी. उसके मरने के बाद ही प्रॉपर्टी हम इनहेरिट कर सकते हैं. ये हमारा राइट है कि वो हमें दी जाए. उससे पहले तो हम क्लेम भी नहीं कर सकते. फॉर इंस्टेंस ए एक पर्सन है, उसका एक बेटा है बी. अब यहाँ पे ए जब तक अलाइव है, बी का तब तक कोई राइट नहीं है प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का. वो उसका बेटा है तो ये उसका बर्थ राइट नहीं है कि उसने प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना ही करना है. यहाँ पे अगर ए चाहे अपनी लाइफ टाइम में अपनी प्रॉपर्टी को किसी भी थर्ड पर्सन को, बी, सी को, डी को, ई को, जिसको वो चाहे वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है किसी भी मोड से. चाहे किसी को गिफ्ट कर दे, विल कर दे, सेल कर दे, ये उसकी पर्सनल चॉइस है. बेटा यहाँ पे चैलेंज नहीं कर सकता कि ये प्रॉपर्टी पे मेरा राइट है, मैं उसका लीगल एयर हूँ, मेरा बर्थ राइट है कि ये प्रॉपर्टी मुझे विरासत में मिलनी थी. सो बर्थ राइट रिकग्नाइज नहीं है. ये राइट फॉर द फर्स्ट टाइम एग्जिस्टेंस में तभी आना है जब आपके एंसेस्टर की डेथ होगी. वो अपनी लाइफ टाइम में जितना मर्जी अगर किसी को दे गया तो दे गया. आप ना उसको चैलेंज कर सकते हो, ना उसकी लाइफ में, ना उसकी लाइफ के बाद. अगर ए ने अपनी लाइफ में ही प्रॉपर्टी बी, सी, डी, ई को ट्रांसफ़र कर दिया तो बी ना तो ए की लाइफ में उसको चैलेंज कर सकता है, ना ए की डेथ के बाद, अपने बाप की डेथ के बाद सी, डी, ई को पे सूट फाइल कर सकता है कि ये मेरा बर्थ राइट था, ये तो प्रॉपर्टी मुझे विरासत में मिलनी थी. सो बर्थ राइट इस्लामिक लॉ में रिकग्नाइज नहीं किया गया. ये राइट हमेशा एंसेस्टर की डेथ के बाद ही आपको मिलता है. नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन. अब ये प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, ये इंग्लिश लॉ और हिंदू लॉ उसमें इसको रिकग्नाइज़ किया गया है, लेकिन हमारे इस्लामिक लॉ में इसको रिकग्नाइज़ नहीं किया गया. ये होता क्या है? इसमें ये है कि अगर एक फ़ादर है तो उसका बेटा उसको रिप्रेजेंट करता है. अगर इसको एग्जांपल से समझे कि अगर एक फ़ादर है, उसका एक बेटा है और उसके आगे बच्चे हैं उसके बेटे के. अगर फ़ादर की लाइफ में ही उसके बेटे की डेथ हो गई तो उस बेटे के आगे लीगल एयर जो उसकी औलाद है वो अपने दादा की प्रॉपर्टी में से
इनहेरिट करते हैं। ये है प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन के जो कोई भी शेयर उसके उनके बाप को आना था, जो दादा की लाइफ में ही जिसकी डेथ होगी वो उसके बच्चों को मिल जाता है। अब इस प्रिंसिपल को भी हमारे इस्लामिक लॉ में रिकग्नाइज नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये एक बड़ा आता है कि जी यतीम पोते को हिस्सा नहीं दिया गया इस्लामिक लॉ में। इस्लामिक लॉ में इसी वजह से, क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन को रिकग्नाइज नहीं किया गया, तो यतीम पोते को हिस्सा शरीयत के मुताबिक नहीं मिलता। बट हमारे यहाँ 1961 में अयूब खान साहब की तरफ से एक ऑर्डिनेंस दिया गया, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961। उसमें सेक्शन 4 में यतीम पोते को ये राइट दे दिया गया कि अगर एक पर्सन की लाइफ में ही उसके बेटे की डेथ होगी तो उसके बच्चे आगे से इनहेरिट कर सकेंगे। यानी प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन को उस ऑर्डिनेंस में रिकग्नाइज़ कर लिया गया, जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल है आज तक, कि ये जब इस्लामिक शरीयत में अलाउ नहीं है तो इस ऑर्डिनेंस में क्यों इसको राइट दिया गया ये इस किस्म का। एनी हाउ वो एक कंट्रोवर्शियल बात है, बट ये जो प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन है ये यही होता है कि हमारे यहाँ इस्लामिक लॉ में इसको रिकग्नाइज़ नहीं किया गया। लेकिन अगर मैं बात करूँ सेक्ट की, तो शिया सेक्ट इसको रिकग्नाइज़ करता है, लेकिन सुन्नी लॉ इसको रिकग्नाइज़ नहीं करता। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ ट्रांसफ़र और रिनंसिएशन ऑफ सक्सेशन। क्या एक लीगल हेयर अपने राइट ऑफ सक्सेशन को रिनाउंस कर सकता है, उसको ख़त्म, उसको छोड़ सकता है, उसको तर्क कर सकता है, या उसको किसी सेकंड पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकता है? हमारे इस्लामिक लॉ में ये रिकग्नाइज़ नहीं किया गया। एक लीगल हेयर अपने शेयर को ना तो अपने सक्सेशन को ना तो वो ट्रांसफ़र कर सकता है, ना रिनाउंस कर सकता है। सो अब इसको अगर एक एग्जांपल से समझें कि एक पर्सन था ए, उसकी अगर कोई एक डॉटर थी बी, उसने ए पर्सन ने अपनी फादर ने अपनी उस डॉटर को फॉर इंस्टेंस 1 लाख रुपया दे के उससे रिटर्न में ले लिया कि वो अपना राइट ऑफ सक्सेशन को वेव कर रही है, रिनाउंस कर रही है, छोड़ रही है। तो वो डॉटर इवन दो उसने लिख भी दिया है, बट दैट इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। वो अगर चाहे तो उसको बाद में चैलेंज कर सकती है अपने बाप की डेथ के बाद कि मुझे मेरा शेयर दिया जाए। लेकिन यहाँ पे अब चूँकि उसने एक बेनिफिट ले लिया था, 1 लाख रुपया ले के उसने अपना राइट को रिनाउंस किया था, सो उसको वो जो भी किसी किस्म के उसने बेनिफिट लिए हैं वो उसको वापस करने पड़ते हैं। बट क्लियर कट प्रिंसिपल यही है कि कोई भी लीगल हेयर अपना राइट ना उसको रिनाउंस कर सकता है, ना वो उसको तर्क कर सकता है, और ना ही वो उसको किसी सेकंड पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ वेस्टेड इनहेरिटेंस। अब ये वेस्टेड इनहेरिटेंस क्या है? देखिए, हम इससे पहले वो पढ़ के आ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, वो उससे इसको कंफ्यूज नहीं करना, ये थोड़ा डिफरेंट है। देखिए, इसमें ये है कि एक पर्सन, एक फादर है, उसकी डेथ हो गई, उसके बाद उसके 2 बेटे थे, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं बी और सी। अब फादर की डेथ के बाद अभी तक प्रॉपर्टी उनमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई, लेकिन उस डिस्ट्रीब्यूशन होने से पहले ही उसके एक बेटे बी की अगर डेथ हो गई तो यहाँ पे उसके बच्चों को आगे बी के जो बच्चे हैं उनको शेयर मिलेगा जो उनके बाप को मिलना था। अब यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जो था प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, उसमें ये हमने डिस्कस किया था कि बेटे की डेथ बाप की लाइफ में ही होगी, लेकिन यहाँ पे बेटे की डेथ बाप की लाइफ के बाद हुई है, लेकिन अभी तक उसकी जो प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई, जो भी तरका वो छोड़ के गया वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। तो इस सिचुएशन में चूँकि उसकी लाइफ में जब बाप की डेथ हुई तो उसकी लाइफ में उसके दोनों बेटे ज़िंदा थे, तो यहाँ पे उनका राइट था, जो वेस्टेड उनका राइट था, जो उनका इनहेरिटेंस का शेयर बनता था, वो उसके बच्चों को इसलिए मिलेगा क्योंकि बाप की लाइफ में उनका बेटा ज़िंदा था,
उनकी डेथ के बाद उन बेटे की डेथ हुई, अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई थी, तो इस सिचुएशन में वेस्टेड राइट जो उनको मिलना था मरने वाले बेटे को, उसके आगे लीगल एयर्स में वो सब कुछ डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ होमिसाइड। अब इसका मतलब ये है कि अगर एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को उसकी डेथ कॉज कर दी है तो उसको इनहेरिटेंस उसकी तरके में से कोई भी शेयर नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर सेक्ट्स की बात करें तो जो सुन्नी सेक्ट है उनके अकॉर्डिंगली अगर एक पर्सन ने दूसरे पर्सन की डेथ कॉज की है, इररेलेवेंट है कि उसकी इंटेंशन थी या नहीं थी, एक्सीडेंटली उसने डेथ कॉज कर दी है या किसी बाई मिस्टेक अनइंटेंशनली की है, बाई मिस्टेक कर दी है, एक्सीडेंटली उसने डेथ कॉज कर दिया दूसरे पर्सन की, तो मरने वाले की प्रॉपर्टी में से वो कुछ भी मारने वाला इनहेरिट नहीं करेगा। ये हमारे सुन्नी सेक्ट के मुताबिक है। बट जो शिया लॉ है उन्होंने ये, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस उनका ये है कि वो कहते हैं कि अगर तो मारने वाले ने इंटेंशनली मारा है तो वो कुछ भी इनहेरिट नहीं करेगा मरने वाले की तरके में से। बट अगर उसने अनइंटेंशनली उससे डेथ कॉज हो गई है, एक्सीडेंटली होगी, बाई मिस्टेक हो गई है, तो इन सिचुएशंस में वो इनहेरिट करेगा मरने वाले के तरके में से। तो ये सुन्नी लॉ में इंटेंशन जो है वो इररेलेवेंट है। जैसे ही आप किसी ने दूसरे को मारा तो उसकी प्रॉपर्टी में से आप इनहेरिट नहीं करोगे। बेटे फॉर इंस्टेंस बेटे ने बाप को मार दिया, बाप ने बेटे को मार दिया, भाई ने भाई को मार दिया। यहाँ पे सुन्नी सेक्ट के अकॉर्डिंगली इंटेंशन इररेलेवेंट है, बट शिया सेक्ट के मुताबिक इंटेंशन जो है वो रेलेवेंट है। अगर तो इंटेंशनली उसने मारा है तो फिर उसको तरके में से कुछ भी नहीं दिया जाएगा। प्रिंसिपल इज़ इलेजिटिमेट चाइल्ड, नाजायज़ जो बच्चे होते हैं। अब अगर हम सुन्नी सेक्ट को देखें तो उनके मुताबिक एक इलेजिटिमेट जो चाइल्ड होता है वो अपनी माँ की जो तरका होता है उसमें से इनहेरिट कर सकता है, लेकिन बाप के तरके में से उसको कुछ नहीं दिया जाएगा। ऑन दी अदर हैंड जो शिया सेक्ट है उनके मुताबिक वो ना अपने एक इलेजिटिमेट चाइल्ड ना अपने बाप की तरके में से कुछ इनहेरिट कर सकता है, ना अपनी माँ के उनके रिलेटिव की तरफ से, दोनों साइड से वो कुछ इनहेरिट नहीं कर सकता। लेकिन सुन्नी सेक्ट में एक इलेजिटिमेट चाइल्ड जो है वो अपनी वालदा जो होती है या उसके वालदा के जो रिलेटिव्स होते हैं उनकी तरफ से इनहेरिट कर सकता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ चाइल्ड इन द वोम, कि वो अनबॉर्न चाइल्ड क्या उसको इस्लामिक शरीयत में इनहेरिट वो करेगा। इसमें कंडीशन यही है कि अगर तो वो बच्चा बॉर्न होता है अलाइव तो डेफिनेटली उसको शेयर दिया जाएगा। बट अगर वो बॉर्न होता है डेड एज ए डेड तो फिर उसको ऐसे ही कंसिडर किया जाएगा कि वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। लेकिन जो बच्चा वोम में होगा और उसके फादर की डेथ हो गई तो अगर वो अलाइव पैदा होता है तो वो इनहेरिट करेगा, अगर वो अलाइव पैदा नहीं होता तो ऑब्वियसली वो ऐसे समझा जाएगा कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। नेक्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल इज़ स्टेप सिबलिंग्स। अब ये स्टेप सिबलिंग्स को भी इसको हम, एक तो होते हैं रियल सिबलिंग्स यानी भाई बहन जो सगे भाई बहन होते हैं, उसके अलावा अब स्टेप सिबलिंग्स को दो इनकी में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर वन तो यूट्राइन सिबलिंग्स होते हैं, यानी जो माँ की तरफ से, यानी एक औरत है उसकी एक शादी में से कुछ बच्चे हैं, फिर दूसरी शादी में से कुछ बच्चे हैं। सो जो जिनकी जो मदर है वो एक ही होती है, उन सिबलिंग्स को यूट्राइन ब्रदर्स यूट्राइन सिबलिंग्स कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड जो बच्चे एक, अब हमारे इस्लाम में तो एक मर्द जो है वो 4 शादियां कर सकता है, तो किसी पर्सन की अगर 2-3 शादियां हैं तो उनमें से अगर जो बच्चे होंगे उसके बाप की तरफ से वो सारे कंजैंगुइन सिबलिंग्स होंगे। सो 2 किस्म के सिबलिंग्स होंगे, यूट्राइन होंगे माँ की तरफ से और कंजैंगुइन होंगे फादर की तरफ से। अब यहाँ पे हमारे इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में इनके भी शेयर दिए गए हैं। अगर हम शेयरर का पोर्शन देखें या फिर रेजिड्यूरी का देखें तो हमें मिल जाते हैं कि इनके भी शेयर्स रखे गए हैं। नेक्स्ट इज़
जॉइंट फैमिली एंड बिज़नेस, ये जो जॉइंट फैमिली और जॉइंट बिज़नेस का कॉन्सेप्ट है, ये भी इंग्लिश लॉ और हिंदू लॉ का है, वहाँ पे इसको रिकग्नाइज़ किया जाता है। हमारे यहाँ हमारे इस्लामिक लॉ में इसको रिकग्नाइज़ नहीं किया जाता। चाहे हमारे एक घर में चाहे 2-3 भाई रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं, या मुख्तलिफ़ घरों में रहते हैं, यहाँ पे जॉइंट फैमिली का या जॉइंट बिज़नेस का कोई सिस्टम नहीं है। वो सारे सेपरेट ही गिने जाते हैं। ये वहाँ पे होता है कि वो एक ही गिने जाते हैं। हमारे यहाँ अगर एक घर में एक से ज़्यादा भाई रह रहे हैं और उनके आगे बच्चे भी रह रहे हैं, तो वो हर फैमिली एक सेपरेट फैमिली होगी। जॉइंट फैमिली या जॉइंट बिज़नेस को भी रिकग्नाइज़ इस्लामिक लॉ में नहीं किया गया। हर एक का अपना अपना शेयर होता है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ डिफरेंस ऑफ रिलीजन। देखें, हमारे इस्लामिक लॉ में ये है कि एक मुस्लिम से ही इनहेरिट करेगा। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि एक पर्सन जो है वो अगर डिफरेंस ऑफ रिलीजन आ गया तो वो इनहेरिट नहीं करेंगे। एक अगर फादर है, उसके 2 बेटे हैं, अगर एक बेटा उनमें से कन्वर्ट कर गया किसी और रिलीजन में तो उसको शेयर नहीं मिलेगा। सेम वे अगर फादर जो है वो अगर किसी कन्वर्ट हो जाए दूसरे रिलीजन में, तो उसके बच्चे जो कि मुस्लिम हैं वो उसमें उसकी प्रॉपर्टी में से इनहेरिट नहीं कर सकें। सो डिफरेंस ऑफ रिलीजन की वजह से भी इनहेरिटेंस में शेयर तरके में नहीं लिया जाता। एक मुस्लिम सिर्फ एक मुस्लिम की प्रॉपर्टी में से ही इनहेरिट कर सकता है। लास्ट प्रिंसिपल इज़ शेयर ऑफ वुमेन। अब यहाँ पे हमारे इस्लामिक लॉ से पहले औरत को कभी वुमेन को शेयर नहीं दिया जाता था। ये हमारे इस्लामिक लॉ में वुमेन को स्पेसिफ़िकली शेयर दिया जा रहा है। इससे पहले तो ये कॉन्सेप्ट भी नहीं था। इससे पहले तो औरतों को मार देते थे, जला देते थे। लेकिन अब हमारे यहाँ हमारे इस्लामिक लॉ में इसको रिकग्नाइज़ किया गया है, औरतों का शेयर फ़िक्स किया गया है। लेकिन स्टिल अभी भी अगर देखें तो हमारे यहाँ कोशिश ये की जाती है कि जी बेटी को शेयर ना दो, बहन को शेयर ना दो, एक दफ़ा शादी कर दिया, जहेज़ दे दिया है तो यही उसका शेयर था। ये गलत है। अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी इस पे लेटेस्ट एक 2021 में जजमेंट भी आ गई है कि औरतों को महरूम नहीं किया जाएगा विरासत से, वट एवर इज़ द कंडीशन। हम तो पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, लिखवा लेते होते हैं कि जी अपना हिस्सा छोड़ रही है। वो तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वो रिनाउंस भी नहीं कर सकती। सेकेंडली फिर कुरान पाक से शादी करवा देते हैं। अब इर्द गिर्द देख लें कितनी फैमिलीज़ हैं जिनमें बच्चियों की शादियां सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे कि हिस्सा फैमिली का जो प्रॉपर्टी का हिस्सा है वो बाहर चला जाएगा। एनी हो, अब सुप्रीम कोर्ट इस्लामिक लॉ में तो इसको स्पेसिफिकली रिकग्नाइज़ किया गया है, वुमेन को शेयर दिया गया है जो इससे पहले नहीं दिया जाता था। अब मैं अगर अपने पाकिस्तान की बात करूं तो यहाँ पे अब सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के बाद कोई गुंजाइश नहीं रह गई कि एक वुमेन को, एक बेटी को, एक बहन को उसका शेयर नहीं दिया जाएगा। सो दीज वर द मेन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल वीडियो होगी। थैंक यू वेरी मच जी। टेक केयर। अल्लाह।